सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं और इस हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तकरीबन तमाम ही जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और 16 फरवरी को फहरिस्त जारी होगी। हुकूमत की जानिब से एक तब्दीली की गई है। अब्दुल कादिर बलोच साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन उनसे टिकट अब वापस ले लिया गया है और ये टिकट ज़हूर आगा को अब दे दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो अरकान जो ज़ेर हिरासत अरकान हैं उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का फैसला किया गया है। 2 मार्च को वो तमाम अरकान इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। शो ऑफ हैंड, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, किस तरह से इंतखाबात होने हैं इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। पीडीएम की अगर बात की जाए तो पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात के पेश नज़र तकरीबन जितने भी मुजाहरे और रैलियां होनी थी उन तमाम को मनसूख कर दिया गया है और मौलाना की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम जो अरकान हैं वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां तेज़ कर दें। लगारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक चेंज हुकूमत की जानिब से आया है इसको यू टर्न कहा जाएगा या फिर वक्त की ज़रूरत कहा जाएगा? ये करने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? अब्दुल कादिर बलोच साहब से अगर टिकट वापस ही लेना था तो पहले उनको दिया क्यों? एक तो ये कि अब्दुल कादिर बलोच नहीं, क्योंकि बड़े इस नाम से मशहूर जो है वो बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर और कोर कमांडर बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा जो थे वो अब्दुल कादिर बलोच के नाम से मशहूर थे। तो ये अब्दुल कादिर एक और हैं जो ठेकेदार हैं। ठीक है, सही है। तो ये एक और हैं जो ठेकेदार हैं। असल मसला ये है कि उनकी पार्टी के अंदर से उसकी शदीद रेजिस्टेंस हुई है। अच्छा। और बलूचिस्तान में जो इनकी पार्टी के सरबराह हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने रिएक्शन किया इस पर और कहा कि ये टिकट जो है वो ठीक जारी नहीं हुआ है। और पार्टी के दीगर अरकान ने भी इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। असल में ये एक बड़ी एटीएम मशीन समझे जाते हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और ये ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही होते हैं और बलूचिस्तान में इनका कारोबार जो है सो है, लेकिन असल मसला ये है कि ज़्यादातर इनकी जो रिहाइश रहती है वो, और चूँकि वो इक़्तिदार के और इक़्तिदार पर फायज़ लोगों के बहुत करीब हैं तो इसलिए उनको टिकट जारी हुआ। लेकिन पार्टी की दाखिली रेजिस्टेंस की वजह से जो शदीद नाराज़गी पैदा हो गई थी पार्टी की सभों में, पीटीआई की सभों में, इस वजह से इन्हें टिकट वापस लेना पड़ा। ये यू टर्न, बाकी यू टर्न जो थे वो तो उनके लिए हमेशा सूदमंद रहे थे। ये यू टर्न जो है ऐसा है कि जैसे खाना खाते हुए आपके दांत के नीचे पत्थर आ जाए, तो ये पत्थर खुशी से नहीं हुआ फैसला। नहीं, बिल्कुल खुशी से नहीं हुआ। खुशी तो वही थी जो अब्दुल कादिर साहब जिनका ऐलान किया गया था वो वज़ीर आज़म के चहीते थे कैंडिडेट, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो टिकट पर रहते हैं तो पार्टी को एक साथ रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंझे हुए लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं। और सरदार यार मोहम्मद रिंद इस बात पर तो खुश नहीं है, अभी तक खुश नहीं है कि उनको सिर्फ महज सूबाई वज़ीर के मनसब पर रखा गया है। अगरचे वो वफाकी वज़ीर रहे हैं और बड़े मनसब के और बड़े उनका अच्छा खासा कद काट है सियासत में, तो उनकी नाराज़गी इमरान खान साहब मोल नहीं ले सकते थे, तो इसलिए उन्होंने टिकट का फैसला तो जो रिप्लेसमेंट है ज़हूर आगा साहब, ये ज़हूर आगा साहब जो हैं एक वर्कर किस्म के आदमी हैं। अच्छा। और इससे पार्टी में इत्मीनान होगा। ये एक आम से ऐसे कारकुन जिनका ये पैसे भी नहीं देंगे और पैसे इन्हें खिलाए भी नहीं होंगे और ये किसी टिकट के लिए जो है वो ख़रीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। अगर पार्टी के लायल अगर इनको टिकट देंगे तो इनके जीतने का इम्कान है। अच्छा, वैसे लगारी साहब, किसी भी पार्टी के लिए ये फैसला करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, हर कोई चाह रहा होता है कि उसको टिकट मिले, तो किसी भी पार्टी के लिए ये फैसला करना और कैंडिडेट्स को चूज़ करना ये कितना मुश्किल काम होता है? एक पार्टी के लोगों ने मुझे कहा था कि अगर तुम अप्लाई करते तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि आपको हम नाराज़ नहीं कर सकते थे। और तो आप अप्लाई करते? देखिए, मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं सहाफ़त का आदमी हूँ, सियासत का आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये कि ये बहरहाल एक अहम फैसला होता है। आपको बहुत सी चीज़ों को पेश नज़र रखना होता है कि उस वोटर की अपनी लॉयल्टी कितनी है, इसकी कैंडिडेट की जिसको आप दे रहे हैं टिकट। और वो बाज़ टिकट तो ऐसे होते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं
मैंने उस दिन भी बताया था कि बाइक पर सफ़र करते हैं कराची जैसे शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ऐवान बाला है और हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसके रुकन जो हैं कराची में हैं और एक इदारे के अंदर जो है क्लर्क की जॉब करते हैं और वो उनका सारे का सारा वो गुज़र बसर है। और सेनेट के रुकन के तौर पर जो है वो भी अपने आप को बहुत उसकी शोबाजी नहीं करती। यही तो बता रहा हूँ कि वो मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं। एक और जिनको सब जानते हैं, कृष्णा कुमारी को जब बनाया गया तो ख़वातीन में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी और उन लोगों में भी, इसने ख्वाब में नहीं देखा होता है लोगों ने कि हम इस मंसर पर पहुँचेंगे, लेकिन इस तरह भी लोग आते हैं और ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास ख़जाना ढेर लगा होता है ख़जाने का, वो अपना पैसा डाल देते हैं और उसमें से निकल कर आ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। अच्छा, लेकिन लगारी साहब ये कितनी शर्मिंदगी की बात होती है जब सेनेट का जो उम्मीदवार है वो बिक जाता है। मतलब ये कितनी बड़ी ये रिश्वत ली जाती है, करप्शन उम्मीदवार नहीं बिक रहा होता है, सेनेट के उम्मीदवार को वोट देने वाले अरकान असम्बली बिक रहे होते हैं। तो अभी तो बहुत सी चीज़ें तय हैं, अगरचे असद कैसर साहब बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन भी हैं, एक शरीफ नफ्स इंसान भी हैं, लेकिन अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका ऑफिस इस्तेमाल नहीं हुआ। सब लोग यही कह रहे हैं कि उन्हीं के ऑफिस में बैठकर जोड़ तोड़ हुई है, ख़रीदने वाले भी वही, देने वाले भी वही, और ये सारा कुछ होता रहा। और ये कह रहे थे कि हमारे पास तो वीडियो है ही नहीं, अगर होती तो हम ये कर देते, ये करते। ये पहले खुद कह चुके हैं कि हमारे पास वीडियो मौजूद है। तो इसका मतलब है बहुत सी चीज़ें हैं जिनके में दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल ही काली है। तो उस टाइम क्यों नहीं ये वीडियो, अभी इस वक्त ये वाली वीडियो जारी करने का मतलब क्या मेरे था? ख्याल में जो भी मकसद था वो हासिल नहीं हुआ और उसके लिए इन्होंने जवाब बनाया है कि ऑर्डिनेंस जारी करने का। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती और की भी नहीं जानी चाहिए। अब फैसला वैसे सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, जो वो फैसला करेगी उसी के थ्रू होगा। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है तो फिर इसको पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होना चाहिए। और अगर ये ऑर्डिनेंस है तो इसका अमल दरामद अगर होगा, कानून साजी होगी तो उसके बाद ही जाकर हो सकेगा, वरना हो नहीं सकेगा। तो अब लेकिन ये बादशाह है भाई, बादशाह कुछ भी कर सकते हैं। आप ये ना तवक्को करें कि जनाब आइन को फॉलो किया जाएगा, कवानीन को फॉलो किया जाएगा, रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जिनके सर पर हुमा बैठ जाए और जिनके ऊपर जो है वो छाँव आ जाए, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं। तो हुकूमत ने वैसे अगर ये आईनी तरमीम लानी थी, आपके ख्याल में ये टाइमिंग्स हुकूमत की गलत थी? अगर ऐसा ये पहले कर देते तो ये फैसला बहुत बात कर चुके हैं इन्होंने। पहले कौन सा फोरम किया? पहले ये फोरम लिया कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सदारती रेफरेंस जारी किया। अब सदारती रेफरेंस जारी करने के बाद ये पार्लियामेंट में चले गए, वहाँ से वापस नहीं लिया, पार्लियामेंट में चले गए, फिर पार्लियामेंट से वापस नहीं लिया, वो जो टेबल किया हुआ है एक मुसवदा है बिल का, वो पड़ा हुआ अभी भी, और वो इजलास मुलतवी कर दिए गए और साथ में जो है इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सदारती रेफरेंस बमुकाबला सदारती ऑर्डिनेंस। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो तो इस वक्त क्योंकि इजलास नहीं हो रहा है तो पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती है। और अगर दूसरी बात यह है कि ऑर्डिनेंस जो है वो मौसर नहीं हो सकता तावक्त कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर विजडम, उनकी दानाई, उनकी फ़हम, उनकी दानिश भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो कवानीन को पेश नज़र रखें। अगर आइन में इस तरह से तरामीम होती रहीं तो फिर हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। ये आइनी मामला है और सेनेट के इलेक्शन आइनी मामला है। इसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरे ख्याल में बहुत एहतियात करनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, और वो इस रास्ते पर नहीं आ सकेगी। ये मामला ही पार्लियामेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट पास कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि इसको टर्न डाउन कर दे और कहे कि जनाब ये जाकर पार्लियामेंट में मामला तय करें। और पार्लियामेंट में तय होगा नहीं क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्डिनेंस गैर मुअस्सर हो जाएगा अगर ये मामला जाता है और उसका पिटीशन को इस तरह, रेफरेंस को इस तरह डिस्पोज किया जाता है कि जनाब ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, ये तो पार्लियामेंट का मामला है। तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, इस ऑर्डिनेंस को इन्हें वापस लेना पड़ेगा और वही सीक्रेट बैलेट कराना पड़ेगा।
लेकिन जो हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एतराज़ किस बात पर है, क्योंकि मिसाक जमहूरियत जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर एतराज़ क्यों करती है? अगर हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहती है हुकूमत, खरीदो फरोख्त को रोकना चाहती है, तो एतराज़ किस बात पर? इस हुकूमत के पास 50 मौके थे ऐसा करने के लिए, उस वक्त उनको ख्याल क्यों नहीं आया टाइमिंग्स था? गलत है। उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आया था? जब ये अरकान की उसमें कितने लोगों को कितने करोड़ रुपए दिए गए, जिनको कहा गया कि जनाब ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके पर जब 64 अरकान खड़े हो गए थे और बाकी पीछे 53 भी 52 भी नहीं बचे थे, तो फिर उस बाकी अरकान कहाँ गए थे? तो हुकूमत को उस वक्त सीक्रेट बैलेट याद नहीं आया। सीक्रेट बैलेट को वहाँ से ओबालिश करके ओपन वो नहीं करा सकते थे। अगर ओपन होते तो चेयरमैन सेनेट तो इस वक्त कोई और होते ना, वो तो ना होते। अब भी चेयरमैन सेनेट के मनसब पर जो हैं सादिक संजरानी साहब, वो तो बहुत सी और इसके साथ बैठे। लेकिन अगर अभी ये फैसला हो जाता है तो आने वाले जो भी इंतखाबात होंगे एटलीस्ट वो तो उसके ऊपर तो कोई एतराज़ात नहीं आएंगे ना, उसके ऊपर तो नहीं कहा जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने ओपन बैलेट रखना है तो इस पर एतराज़ात होंगे, क्योंकि इनकी अब पार्टी के बहुत से अरकान इनसे नाला हैं, इनसे बेजार हैं। खुरम लगारी एक सामने आया है और दाऊद सुलेमानी एक सामने आया है, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ से। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्विट करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया खुरम लगारी ने कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। वो आज़ाद जीत कर आए थे, पार्टी में जाकर शामिल हुए थे, वो भी जहांगीर तरीन के मुंह से जाकर शामिल हुए थे। अब जाकर क्या करेंगे वो? क्या आप इनको पार्टी के डिसीट करने के लिए कहेंगे? वो तो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर। और उनके जो पीछे उम्मीदवार थे, पीटीआई के उम्मीदवार, वो तो हज़ारों की लीड लेकर ही आए थे। बहुत बड़ी लीड थी, ऐसी लीड तो ज़िले में किसी और की नहीं थी। लेकिन लगारी साहब चलें, खुरम लगारी साहब में इतनी करेज तो थी ना कि उन्होंने आके मीडिया के सामने ये बात की, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, पैसे लेते हैं, अपना टिकट बेच देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपके ख्याल में कार्रवाई क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि हमें दो चीज़ों का फ़र्क करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो नैरेटिव ख़राब होगा। एक ये कि किसी ने ज़मीर बेचा या किसी ने ज़मीर नहीं बेचा, या किसी ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और कहा कि मैं इस हुकूमत के साथ नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर उसके पास इजहार का खुरम लगारी जैसा वो नहीं है तो कम से कम खामोशी से ये तो कर सकता है कि उसके खिलाफ वोट दे। तो वोट देगा, उससे जाहिर हो जाएगा कि चलें ये तो अलग बात है। लेकिन वो लोग जो पैसे लेकर अपना बेच पैसा तो सियासत के अंदर वैसे ही एक लानत है जो राइज हो गई है और वो तो माना गया। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लियारी में वो जो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर 500 क्वार्टर बनाए थे, छोटे छोटे क्वार्टर थे, 2-2 कमरों के। वो एक एमपीए को, साबिक एमपीए को अलाट हुआ। वो रात को 2 बजे मेरे दफ्तर आए। उन्होंने कहा ये मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास घर नहीं है अपना, बहुत कच्चा सा एक मेरा घर है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, वो 1 कमरे का है। एमपीए थे और 70 की 50 साल पहले वो मुंतखब हुए थे, अहमद अली सुमरो साहब। वो आए और उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ और ये ख़बर लगा दें मैं इंतहाई शुक्रिया के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये अपना जो मुझे मकान दिया है, एक छोटा सा 80 गज़ का मकान था, वो मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जिस हाल में रह रहा हूँ खुश हूँ। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं होते हैं। इमदाद हुसैन शाह के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। अब्दुल्ला बलोच एक आम से वर्कर थे, किसी इदारे में वो बहुत छोटी पोस्ट पर थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था नाज़माबाद और नाज़माबाद से और गोली मार के इलाके से, वो जीते थे। ऐसे कैंडिडेट भी होते थे जिन कैंडिडेट्स के पास शाम का खर्चा भी नहीं होता था और वो जीत जाते थे। ये होता था ज़मीर का मामला, ये होता था कमिटमेंट का मामला, ये होता था सियासी कल्चर का मामला। हमारे मुल्क में सियासी कल्चर ही बर्बाद कर दिया गया है ना। सब एक ही तरफ को देखते हैं कि वहाँ का कहाँ से इशारा आएगा, किस तरह से रातों रात पलट जाएंगे नतायज, किस तरह से क्या हो जाएगा। तो फिर आप देखते रहते हैं ना कि कहाँ आस लगा कर बैठें कि इलेक्शन में हिस्सा लें तो जीतें भी सही, और जीत कर पहले जाएं दरे आस्था पर जाकर सलामी दें और वहाँ पर सजदा करें और अपनी गर्दन वहाँ झुका दें और माथा वहाँ रगड़ें, उसके बाद ही फिर आपको सीट भी मिल सकती है और कुछ भी मिल सकता है। तो हमारे यहाँ ज़मीर फरोशी ही एक तरीक़ा कार है आपके यहाँ जो सियासत के अंदर, खेल के अंदर आगे आने का है। अब वो लॉयल्टी कम रह गई है, लेकिन जो रह गई है उसको बचाएं यार। लेकिन ऐसे लोगों को कोई ऐसी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना कि दोबारा वो इलेक्शन ही ना लड़ सके, कुछ ऐसा होना चाहिए ना ताकि फिर सबक तो मिल सके। ये सिर्फ किंग्स पार्टी के वक्त ऐसा होता है, आम पार्टियों के लोग तो खरीद कर इधर कर दिए जाते हैं, उधर से उधर कर दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता है।
ऐसा पीटीआई रातों रात असम्बलियों के अरकान के, पंजाब असम्बली के अरकान का ज़मीर जागा और नूर लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई और उसकी जगह पर जो है भुट्टो साहब आ गए और चट्ठा साहब आ गए और वो अपनी पार्टी में, उनके अरकान टोटल 18 थे, वो कैसे जाकर अपने उन 18 अरकान से जो है वो मुंतखब होकर आए थे। ये रातों रात जो ज़मीर जागता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, शेख रशीद साहब कहते हैं ओपन बैलेट से हो या सीक्रेट बैलेट से, जिसने बिकना होता है वो बिक जाता है, इससे क्या मतलब लिया जाए? उनका ख्याल है और वो मतलब इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, इनको पता है कि इनके जो अरकान बिकने वाले हैं वो बिक ही जाएंगे, ये लोग कुछ भी कर लें, या इनको ये पता है कि फैसला नहीं होगा, एक्चुअली सीक्रेट बैलेट से ही अब होंगे इंतखाबात? मेरे ख्याल है कि एक तो बहुत जहां दीदा हैं और सियासत में उनको काफ़ी अरसा हो गया है, पिछले तकरीबन 40 साल 38-40 साल से वो सियासत में तो ज़्यादा अरसे से 50 साल से, लेकिन इस तरह की सियासत में जहाँ जोड़ तोड़ की सियासत होती, जहाँ इलेक्शन में ये पहली बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का और इसका बल्दिया रावलपिंडी का इलेक्शन जीत कर आए थे और बड़े उससे आए थे, और लेकिन ये कि उसके बाद रावलपिंडी में रहना भी उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद था ना। सही है। अच्छा लगाई साहब, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया है, सियासत में फुल स्टॉप लगता है कभी? जब आगे वाला आपकी बात ही सुनने को तैयार ना हो, जब वो किसी बात पर भी, किसी नुक्ते पर भी बात करने को तैयार ना हो, जब वो मईशत पर बात करने को तैयार ना हो, जब गवर्नेंस पर बात करने को तैयार ना हो, जब वो आपके कौमी इश्यूज पर, बीमारियों पर बात करने को तैयार नहीं हो, जब आपके साथ कोई बात करने के लिए सारे दरवाजे बंद करके बैठा, तो हम कहेंगे हमने दरवाजे थोड़ी इन मामलात पे बात करना चाहती है, वो तो अपने केसेस के ऊपर बात करना चाहती है। ये तो खामखा की बात है, ये खामखा की बात है, खामखा की बात है। आप ऐलान करें कि हम इन मामलात पर, मईशत के मामले पर, गवर्नेंस के मामले पर, हम इन मामलात पर जो है जाकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, आइए बैठिए हमारे साथ। आप पहले देते हैं हमसे एनआरओ मांगने के लिए ना आना, वो तो कह रहे हैं हम तुम्हें एनआरओ नहीं देंगे। ये यहाँ ये सूरत हाल चली हुई है ना। हुकूमत कहती है नैब के जो कवानीन है उनमें तरमीम करने के लिए इन्होंने जो मुसवदा दिया है एक्चुअली वो एनआरओ ही है। नैब जो है वो मावराए आइन एक इदारा है। आइन जो है वो आपको एक फेयर ट्रायल देता है, आपको जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत देता है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक मावराए आइन एक कानून है, और जो एहसाब जो है उसमें आप पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर अपनी बेगुनाही भी आप ही साबित करें, हम आपको गुनाहगार साबित करने की अहलियत नहीं रखते। ये क्या हुआ था भाई, एवन फील्ड का मामला था, आपने एक मनी ट्रेल देनी थी, आपने एक कमीशन बनाया, JIT बनाई, JIT बड़ी जॉइंट कमेटी थी, वो बहुत जॉइंट बड़ी कमेटी थी। उसके लोगों ने जाकर क्या किया, आखिर में कोई मनी ट्रेल बनाई इन्होंने कि इस्लामाबाद से या पाकिस्तान से इतना पैसा गया दुबई में, बताया? कोई चीज़ नहीं बताई। यहाँ से गया कतर में, कतर से गया सऊदी अरब में, सऊदी अरब से गया यहाँ, और यहाँ से ये अपार्टमेंट खरीदे गए। यहाँ तो इन्होंने तो नहीं दिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप प्रूव करें, इस्तगासे का काम होता है कि प्रूव करें। ये वाहिद इस तरह का कानून है जो खुद कहता है कि हम आप पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे, बाकी साबित करना है कि आप बेगुनाह, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अपने खिलाफ खुद ही सबूत दें अगर दे सकते हैं तो वो तो अगर किसी के पास सबूत हो तो अपने खिलाफ दे दे, ना हो तो फिर क्या करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।